नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एक तरफ तो स्मार्ट मीटर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर दोनों डिप्टी सीएम से मजे ले रहे हैं, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कहीं ना कहीं जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। करेंगे बात। केपी मलिक जी वशपतकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, अखिलेश यादव एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, और वो कह रहे हैं कि दो स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। अब उनकी ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को, मौर्य जी को, पाठक जी को इतनी चुभ गई है कि सोशल मीडिया पर एक तरह से वॉर शुरू हो गई है। तो किस तरह से देखें और क्या इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्यों छेड़खानी कर रहे हैं इस वक्त? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, अखिलेश यादव मजा ले रहे हैं। इसको अगर आप कहेंगे, इसको कहते हैं कि वो मस्ती मजा ले रहे हैं इनका, क्योंकि इस बात से कहीं ना कहीं ये बात तो जाहिर होती है कि दोनों जो डिप्टी सीएम है यूपी के, वो कस मसा के रह गए हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। लगभग 5 साल पूरे होने को हैं और केशव मौर्य जी ने तमाम जो है सब अपने पैंतरेबाजी करके देख लिए, और उनको ना कोई बहुत बढ़िया पद मिला, ना उनको दिल्ली में कुछ मिला, ना उनको यूपी में कुछ मिला, और वो फुटबॉल की तरह जो है दोनों के बीच में भटकते रहे। और कहीं बैठते भी हैं तो उनको जो स्टूल दिया गया था वो स्टूल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हालांकि स्टूल पर बैठे हुए कभी ब्रजेश मिश्रा को नहीं देखा गया, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको भी उसी कैटेगरी में लाके और ये तंज कस दिया कि भाई दो स्टूलों को जोड़ने के बावजूद भी कुर्सी तो नहीं बनती। ये बात तो उनकी सही है, अगर स्टूल जोड़ भी देते हैं आप तो पीछे की जो टेक लगाना, जो हत्थे होते हैं, वो तो बना नहीं। फिर भी एक ये है कि भाई एक सीट बन गई बैठने की। तो वो मजा ले रहे हैं, और सियासत में इस प्रकार का मजा लेना भी कभी कभी अच्छा रहता है। जहां नेताओं में एक तनाव बना हुआ है वेस्ट बंगाल को लेके, उस तनाव में हल्की फुल्की इस तरह की चुगलबाजी, हल्की हुल्की चहुलबाजी करना मुझे लगता है ठीक है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का इसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लेना, क्योंकि केशव मौर्य जी आजकल अपने आप को जो असली मौर्य थे, उनका पूरा नाम क्या था मैं भूल गया, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं और अपने आप को मान रहे हैं कि वो उन्हीं के बराबर है। चंद्रगुप्त तो मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो सोच रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि चाणक्य दिल्ली में कोई और बैठे हुए हैं। अगर वो इस तरह का कुछ प्रयास करेंगे तो उनको भी कलम तराश कर दिया जाएगा। तो इसलिए वो यूपी के चाणक्य बने हुए हैं और यूपी के मौर्य बने हुए हैं। खुद की तस्वीर को फिट और हिट जोड़ी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इससे घबराना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मैं योगी जी से नहीं घबरा रहा हूं, स्टूल वाली जोड़ी से कहां घबराएंगे वो। अगर उनको घबराना ही होगा तो वो तो दिल्ली से घबराएंगे, वो तो वेस्ट बंगाल के नतीजों से घबराएंगे। उनको यूपी से और खासकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से क्या घबराना। अगर इस प्रकार का घबराना उनको होता तो वो इनका मजा ही ना लेते। खैर, ये बात ये है कि ये तो खाली एक सियासी चुटकुलेबाजी है, मौज मस्ती है, इसमें कोई बहुत विशेष तौर पर मैं इस बात को नहीं देखता हूँ। ये एक नई खबर आपको मिल गई है या मीडिया को मिल गई है, मीडिया इस पे अपना खबर बनाए। एक चीज तो है ना सर कि दोनों डिप्टी सीएम एक साथ नजर आ रहे हैं, एक साथ कुछ जुगत बना रहे हैं क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी भी मतलब अलग हैं, वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन दो डिप्टी सीएम के साथ में नहीं दिखाते हैं। और ये दो डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं अभी जब अनुपमा जायसवाल को हॉस्पिटल देखने जाना था वहां पर भी नजर आए, उसके बाद यहाँ पर एक साथ रील भी शेयर कर रहे हैं। तो कोई अलग रणनीति क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दो डिप्टी सीएम मिलकर जो है कुछ बना रहे हैं क्या? नहीं, देखिए हिमांशु, अगर आप देखें कोई नई बात नहीं है इसमें, और ये माना जाता है, योगी जी भी इस बात को जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को जानती है, अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं, दूसरे सियासी दलों के लोग भी इस बात को जानते हैं कि ये दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली के इशारे पे बनाए गए हैं, दिल्ली के कहने पे बनाए गए हैं, और ये दिल्ली के ही दूत हैं, इसलिए इनको रखा गया है। इसीलिए योगी जी इनको बहुत
सहजता से भाव नहीं देते हैं और बहुत कंफर्टेबल इनके साथ नहीं रहते हैं। जहाँ मौका मिलता है, जहाँ पे इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, मतभेद सामने आ जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों नोएडा में एक बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और वहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते भी उस मंच पे उपलब्ध थे। लेकिन कहीं भी किसी पोस्टर में, किसी खबर में ब्रजेश पाठक का नाम नहीं था। तो इस तरह से योगी जी समय-समय पे इनको इस तरह से इग्नोर करते रहते हैं और जानबूझ के भी कई जगह इस तरह से इग्नोर करने की खबरें लगातार आती रहती हैं। और ये सियासत में इस तरह की चीजें चलती हैं, इस तरह की गुटबाजी चलती है और वो किसी भी पार्टी में चलती है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी आज बड़ा दल है, तो उसमें ये स्वाभाविक है इस तरह से होना। ये तो किसी छोटी पार्टी में आप देखेंगे उसमें भी होता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो तमाम खेमेबाजी उत्तर प्रदेश में देखते थे। एक मुलायम सिंह का ग्रुप था, एक शिवपाल का ग्रुप था, एक अखिलेश का ग्रुप था। तो अगर एक क्षेत्रीय पार्टी में 4 ग्रुप हो सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में इस तरह की ग्रुपबाजी होना, इस तरह की धड़ेबाजी होना, मैं इसको कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ। ये तो सियासत में चलता ही रहता है। अभी चुनाव आने वाले हैं, अगले साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तो सब अपने आप को जो है तैयारी करने में लगे हुए हैं, अपना बेस बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी न किसी तरह से खबरों में बने रहें, चर्चा में बने रहें, ताकि जनता याद रखे, लोग उनको याद रखें। इस तरह की कोशिशें ये दोनों तरफ से होती हैं और उसमें चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे केशव मौर्य हों, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सब नेता अभी जो है तैयारी कर रहे हैं और 4 तारीख के बाद आपको ये तैयारी फुल फ्लैश दिखने लगेगी। सिर्फ इंतजार है वेस्ट बंगाल के चुनाव का। उनके परिणाम कुछ भी आए, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश में 5 तारीख से राजनीति का घमासान शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें, अगर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जीतती हैं, तो बहुत जल्दी आप अखिलेश यादव की एक बड़ी रैली देखेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में जीतती है, तो योगी जी उसका श्रेय लेते हुए बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ी रैली वो खुद करेंगे, क्योंकि वो भी वहां गए हैं और उन्होंने भी अपना बताया है कि भाई हमने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बढ़िया कर दिया है, जिस प्रकार से हमने अब्दुल को टाइट उत्तर प्रदेश में किया हुआ है, उसी तरह से बंगाल में हो जाएगा। तो उनको ये लगेगा कि मेरे इस मैसेज ने वेस्ट बंगाल की सरकार बनाने में बड़ा सहयोग दिया है, तो इसको बम बम करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ी रैली योगी जी उत्तर प्रदेश में करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अगर वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनती है, तो योगी जी अखिलेश यादव इसका श्रेय लेते हुए और ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में हार गई है, भारतीय जनता पार्टी जो है विदाई की तरफ चल रही है, तो उसका श्रेय लेते हुए कहीं ना कहीं एज ए विपक्ष वो बड़ा प्रोग्राम और बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में करते हुए आपको दिखाई देंगे। और उनका जो अभी प्रचार चल रहा है, उसमें बड़ी तेजी आप देखेंगे आने वाले समय में, मुझे ये लगता है। अच्छा सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो उभर कर सामने आ रहा है और वो मुद्दा स्मार्ट मीटर का है। लोग सड़कों पर मीटर को फेंक रहे हैं, उसकी बारात निकाल रहे हैं, तमाम तरह के रिएक्शन जो है सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस मामले को उठाया है। तो क्या ये एक ऐसा मामला होने वाला है जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाला है चुनाव में? क्योंकि आम जनता की नाराजगी अगर किसी मुद्दे पर है, परेशानी किसी मुद्दे पर है और उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनावी तौर पर देखा जाता है। तो क्या ये मुद्दा ऐसा है? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, ये मुद्दा बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि तमाम जो सरकारी संगठन है, सरकारी प्राधिकरण है, उनको धीरे धीरे निजी हाथों में दिया जा रहा है। उसी के तहत ये भी है कि प्राइवेट कंपनियों को बिजली सौंप दी गई है। बिजली विभाग प्राइवेट कंपनियों के इशारे पे काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियां जो काम कर रही हैं, उन्होंने बिना सरकार की इजाजत के, बिना परमिशन के ये स्मार्ट मीटर लगा दिए। उपभोक्ता को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये स्मार्ट मीटर है। जबकि इस तरह की जब खबरें आई और पता चला कि भाई ये इस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लाखों मीटर जो है इस तरह के लगा दिए गए हैं, तो उपभोक्ताओं ने विरोध करना शुरू किया और कुछ संगठन भी सामने आए। उसके बाद कुछ सांसदों ने सवाल पिछले सत्र में ये पूछा था। तो यहाँ पे अपने पार्लियामेंट में देखा था कि
जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं खट्टर साहब, उन्होंने जवाब दिया था और उन्होंने ये कहा था कि कोई बाध्यता नहीं है कि आपको स्मार्ट मीटर ही लगाना है, ये विकल्प के तौर पे है, जो लगवाना चाहे लगवाएं और जो नहीं लगवाना चाहते जबरदस्ती कोई भी कंपनी इस मीटर को नहीं लगा सकती है। तो इसलिए ये और बीच में कोई कोशिश की थी कंपनियों ने या साठगांठ करके उस तरह का एक ऑर्डर पास करा लिया था और यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने जो है परमिशन दे दी थी और वो मीटर इस तरह से लगाए गए। लेकिन उस पे भी ये हुआ कि परमिशन कैसे चुपचाप दे दी गई, तो फिर संशोधन हुआ कानून में और अभी आज की डेट में ये है कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप इस तरीके से मीटर नहीं लगा सकते, उपभोक्ता के ऊपर जबरदस्ती आप नहीं थोप सकते। ये गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, इस वक्त के लिए कौन जिम्मेदार है, ये देखना होगा। दूसरी बात, अगर आप उत्तर प्रदेश के पावर मिनिस्टर की बात करते हैं तो उनके पास तो ज्यादा कुछ बोलने को होता नहीं है। वो तो दो ही वर्ड मैंने उनको बोलते हुए देखा, या तो वो कहते हैं कि भाई ये आधुनिक तकनीक है, आधुनिक तकनीक है, बस आधुनिक तकनीक है, इससे आगे उनको कुछ नहीं पता है कि आधुनिक तकनीक क्या स्मार्ट मीटर की है या बिजली चोरी करने की है या उपभोक्ता को लूटने की है, इससे ज्यादा उनको पता नहीं है। अगर उनको कोई ज्यादा बोलता है, ज्यादा शिकायत करता है, वो जय श्री राम का नारा लगवाते हैं और निकल लेते हैं। तो इस प्रकार के जब मंत्री बैठेंगे तो फिर तो यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। लाखों मीटर लोगों ने तोड़ के फेंक दिए हैं, तो ये जताता है कि उपभोक्ता कितना परेशान है, कितना नाराज सरकार से है। अगर समय रहते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका संज्ञान लेते हुए इस पर कोई कड़ा एक्शन लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये मामला कुछ कंट्रोल में आ सकता है। अगर विपक्षी दल इसको मुद्दा बना के सड़कों पे उतरते हैं और सरकार बहुत जल्दी को संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा चुनाव में बन सकता है और इससे भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा सर, क्योंकि हम जनता का जिक्र कर रहे हैं, उनके मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, 5 किलो वाला जो छोटू सिलेंडर आता है उसके दाम भी बढ़े। अब कहा जा रहा है घरेलू सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ना है। सूत्रों के हवाले से चैनल्स ने ये खबर चला दी है। तो ये जो सूत्रों के हवाले से खबर चला दी जाती है, क्या जनता की नब्ज नापने के लिए चलाई जाती है या फिर क्योंकि जिस तरह से घाटा झेल रही है कंपनियां, बढ़ाया तो जाना ही है, क्या इसे झेल पाएगी सरकार या फिर इसको मैनेज कर पाएगी सरकार? बहुत सारे सवाल हैं। और अगर 4 तारीख के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा फैसला लेती है देश के लिए, तो फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी सर? देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे कि अभी भी 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले साल के शुरुआत में। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का है, पंजाब में चुनाव है, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है और निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तक आपने कंपनियों को रोका हुआ है, कंपनियां रुकी हुई हैं, कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है, तो कंपनियां लंबे समय तक घाटा सहन नहीं कर सकती हैं और अल्टीमेटली उन कंपनियों को तेल के दाम बढ़ाने ही होंगे। और जब दाम बढ़ेंगे, और दाम इस बार अच्छे खासे बढ़ेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि 2, 5, 10 रुपए बढ़ जाएंगे। उम्मीद लोग ये लगा रहे हैं कि 20 से 25 रुपया कम से कम बढ़ाना पड़ेगा, तब कंपनियों को राहत मिलेगी। जिस प्रकार से खाड़ी युद्ध चल रहा है और खाड़ी से ही हमारा तेल आता है, खाड़ी से ही सारी चीजें होती हैं, तो हम भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो हम लंबे समय तक इस चीज को नहीं झेल सकते। हमारे पास स्टॉक भी कम होता जा रहा है और रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट जो है बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, तो वो भी हमें एक बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि कंपनियां डॉलर में ही तेल खरीदती हैं, तो उसके नाते भी बहुत नुकसान कंपनियों को हो रहा है। तो रेट तो बढ़ाना ही है। अब आप उसमें कितने दिन उसको रोक सकते हैं, कब तक उसको रोक सकते हैं, बात ये है। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 4 तारीख के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है वो इजाजत दे देगी कंपनियों को और उसके बाद तत्काल रेट बढ़ेंगे। तत्काल रेट बढ़ेंगे तो जो महंगाई अभी है वो महंगाई भी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि गैस के सिलेंडर पे जिस प्रकार से 1000 रुपए बढ़े हैं उससे भी महंगाई बढ़ी है। भोजन की थाली का रेट बढ़ा है, बाकी चीजों का रेट बढ़ा है, आप खाना खाएंगे उसका रेट बढ़ा है। तो बाकी चीजों से जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे तो उसमें क्योंकि माल ढुलाई का मामला आता है, बाकी चीजों का मामला आता है और डीजल बहुत बहुत जगहों पे काम करता है, तो उस सारी चीजों को देखते हुए तत्काल महंगाई बढ़ने के आसार हैं। और सरकार उसमें इससे ज्यादा क्या कर लेगी कि सब्सिडी बढ़ा दे या बाकी चीजें कर दे, जितना कर सकती होगी करेगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है।
क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों ये भी सरकार की तरफ से एक आया है कि सरकार अभी किसानों को जागृत करेगी कि वो कम खाद डालें, कम केमिकल डालें। अब सरकार को याद आ गया है कि खाड़ी से कम तेल, कम खाद आ रही है, तो इसलिए उनको जो है जागृत किया जाए कि कम खाद डाला जाए फसलों में, ताकि उसकी और अनिवार्यता कम की जाए और उनके ऊपर जो उसका एक बोझ है किसानों के ऊपर खाद का, उसको कम किया जाए। सरकार इस ओर भी प्रयास कर रही है। तो सरकार को उसी नजर से देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं वो खाड़ी युद्ध को देखते हुए और खाद की निर्भरता कम करने के लिए किसान को जागृत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसान इतने दिन से खाद के ऊपर आधारित खेती कर रहा है, अब एकाएक वो बिना खाद के या कम खाद में कैसे खेती करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को आने वाले समय में रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे, बिना रेट बढ़ाए गुजारा होगा नहीं, और उसका रिएक्शन पब्लिक में तो आएगा ही। जी। अच्छा, एक चीज और, जब मैं कल ग्राउंड रिपोर्ट पर गया और मैंने देखा, लोगों से बातचीत की जो अपनी दुकान चला रहे हैं, वो कह रहे हैं सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की शॉर्टेज है देश के अंदर, लोगों को मिल ही नहीं रहा है, महंगा हो गया है, ये तो एक अलग मुद्दा है। अब तो वो खरीदने के बारे में भी सोचेंगे कि खरीदे, उनको जब अवेलेबिलिटी हो जाएगी तब भी वो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन अभी मिल ही नहीं रहा है। लोग कोयले पर या जैसे भी उनको चीजें मैनेज करनी है वो कर रहे हैं। तो पहला बड़ा सवाल तो ये है कि मिले तो, महंगा तो बाद में देखा जाएगा, जब मिल ही नहीं रहा है तो फिर क्या कर लेगा व्यापारी। देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि जो घरों में गैस के सिलेंडर की सप्लाई है, जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं गैस के, उनको सप्लाई सुचारू रूप से रखने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है। क्योंकि अगर आप उनको सुचारू रूप से गैस नहीं देंगे तो वहां से ज्यादा हंगामा होगा। जो कॉमर्शियल गैस के उपभोक्ता हैं वो बहुत बड़ी संख्या में रजिस्टर नहीं है। जो रजिस्टर नहीं है उनको इस तरह की तकलीफ आ रही है कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। जो रजिस्टर्ड ग्राहक हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही, थोड़ी देरी जरूर हो सकती है कहीं किसी किसी इलाकों में, लेकिन सिलेंडर ना मिल रहे हो ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, जो उपभोक्ता नहीं है, उनको सिलेंडर मिलने में, चाहे वो निजी सिलेंडर हो, चाहे वो 5 किलो वाला सिलेंडर हो, चाहे वो कॉमर्शियल सिलेंडर हो, उनको तकलीफ जरूर हो रही है। अभी आप दिल्ली की बात करें या दिल्ली के आसपास के एरिया की बात करें, अभी ऐसी कोई तकलीफ कहीं नहीं देखी जा रही जहां सिलेंडर की ऐसी बात हो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।